रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ लड़ाई में ये एक वास्तविक निर्णायक मोड़ है। पेरिस में बीती शाम वो घटना घटी जिसे कुछ साल बाद नई यूरोपीय रक्षा की शुरुआत का बिंदु कहा जाएगा। यूक्रेन और यूरोप के 9 देशों ने एकीकृत एंटी बैलिस्टिक गठबंधन बनाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। और सोचिए, पैन यूरोपीय वायु रक्षा कवच की पहल करने वाला मुख्य डेवलपर और इंटीग्रेटर न तो जर्मनी थी, न फ्रांस, न स्पेन और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका, बल्कि यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट थी। साधारण शब्दों में यूरोप के 10 देशों ने मिलकर अपनी यूरोपीय मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली विकसित करने पर सहमति दी है, जो भविष्य में न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की रक्षा करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बेशक आंकड़ा है। 13 जुलाई की शाम को फायर पॉइंट कंपनी ने लगभग $7 लाख की कीमत वाला यूक्रेनी इंटरसेप्टर FP-7X दिखाया। पैट्रियट के लिए अमेरिकी मिसाइल PSE-3 की कीमत लगभग $4 मिलियन है। यह उससे 5 गुना से भी ज्यादा सस्ती है। और यही सब कुछ बदल देता है। अब बैलिस्टिक मिसाइलों को एक एक करके नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर गिराया जा सकता है। इस एपिसोड में कौन सा गठबंधन, पेरिस में कौन सा गठबंधन बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कौन कौन शामिल हुआ। यूक्रेनी मिसाइल रक्षा प्रणाली फ्रेया के बारे में क्या जानकारी है और आखिरकार ये कब उड़ान भरेगी। ज़ेलेंस्की इसे पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने का तरीका क्यों मानते हैं। साथ ही यूक्रेन को पेरिस में और क्या हासिल हुआ। राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर फ्रांसीसी मिसाइलों के निर्माण के लाइसेंस तक। मेरा नाम अलेक्सेई पिचिए है। इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बस क्लिक करें, 1 सेकेंड लगेगा। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद। तो 13 जुलाई की शाम को डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और निश्चित रूप से यूक्रेन के नेताओं ने पूरे यूरोप के लिए एकीकृत मिसाइल रक्षा गठबंधन बनाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। एलिसी पैलेस ने यह जानकारी इच्छुक देशों के गठबंधन के शिखर सम्मेलन के बाद दी, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आपातकालीन रूप से बुलाया था। उद्देश्य स्पष्ट है, एक एकीकृत मिसाइल रक्षा संरचना बनाना जो मौजूदा राष्ट्रीय और यूरोपीय प्रणालियों को पूरक करेगी और अंततः पूरे यूरोप को मिसाइल रक्षा कवच से पूरी तरह ढक देगी। इसके लिए देश अपनी रक्षा उद्योग, विज्ञान और महत्वपूर्ण युद्ध अनुभव को एकजुट कर रहे हैं। अब मैं वही 10 देशों द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक घोषणा से एक उद्धरण दूंगा। हम यूक्रेन के उस अनूठे अनुभव को स्वीकार करते हैं जो रूस के आक्रामक युद्ध के खिलाफ रक्षा करते हुए प्राप्त हुआ है। ये इस बात की स्वीकृति है कि यूक्रेन दुनिया का एकमात्र देश है जो अभी हर रात भारी बैलिस्टिक हमलों को रोक रहा है, और ऐसा अनुभव किसी के पास नहीं है। यह बताना जरूरी है कि गठबंधन अन्य देशों के लिए खुला है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय प्रमुख आंद्रेई सिबीगा ने यूरोपीय संघ परिषद में भागीदारों से इसमें सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया है। और अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो यूक्रेन मिसाइलें विकसित कर रहा है, यूरोपीय लोग तकनीक और पैसा दे रहे हैं, और मिलकर हम एक शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रहे हैं। और यहीं पर यूक्रेन की मिसाइल रक्षा प्रणाली फ्रेया सामने आती है। वैसे फ्रेया स्कैंडिनेविया युद्ध और जादू की एक शक्तिशाली देवी है, और साथ ही प्रेम, सुंदरता और उर्वरता की संरक्षिका भी हैं। और पेरिस में इच्छुक गठबंधन के शिखर सम्मेलन के ठीक पहले फायर पॉइंट कंपनी ने FP-7X इंटरसेप्टर मिसाइल पेश की, वही जिसे पैट्रियट का विकल्प कहा जाता है। मिसाइल की विशेषताएं इस प्रकार है: गति 2000 मीटर प्रति सेकंड तक, उड़ान की दूरी 200 किलोमीटर तक, मिसाइल की लंबाई 7 मीटर 25 सेंटीमीटर और वारहेड 150 किलोग्राम तक। मिसाइल का शरीर पूरी तरह कंपोजिट सामग्री से बना है, और इसका सेमी एक्टिव इंफ्रारेड होमिंग हेड जर्मन कंपनी DL डिफेंस के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। फ्रेया एक बहुकार्यात्मक प्रणाली है। ये वायु रक्षा के रूप में भी काम कर सकती है और मिसाइल रोधी रक्षा के रूप में भी।
इसकी मुख्य जिम्मेदारी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है और इसकी अनोखी अवधारणा ही प्रोजेक्ट को खास बनाती है। फ्रेया एक पैन यूरोपीय ढाल है जो साझेदार देशों की संयुक्त संपत्ति होगी। यानी ये वो तर्क नहीं है कि यूक्रेन यूरोप से कुछ खरीद रहा है, ये वो तर्क नहीं है कि यूरोप यूक्रेन को कुछ दे रहा है या यूरोप उल्टा यूक्रेन से कुछ मांग रहा है। नहीं, ये एक संयुक्त निवेश है और यही असल में पूरे यूरोपीय दृष्टिकोण को उजागर करता है। समझने के लिए ये कुछ हद तक एयरबस कंपनी जैसा है। यहां एक बहुत बड़ी कंपनी एयरबस है जो एक साथ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और करीब 10 और फंडों और निवेशकों की है। ये सभी लगभग बराबर हिस्सेदारी के मालिक है। फ्रेया सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा इसकी कीमत है, क्योंकि एक FPV SADX इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $7 लाख है और पैट्रियट के लिए एक पैक 3 मिसाइल की कीमत लगभग 3.8 मिलियन है। चलिए इसे 4 मिलियन मान लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें 5 गुना से ज्यादा फर्क है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूक्रेनी वायु रक्षा की पूरी समस्या पैट्रियट सिस्टम्स की कमी में नहीं है, बल्कि उनके लिए मिसाइलों की कमी में है। मतलब लॉन्चर तो है लेकिन मिसाइलें नहीं। और यहां मैं आपको एक डरावना आंकड़ा याद दिला दूं। हाल ही की एक रात में यूक्रेनी वायु रक्षा एक भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाई, कुल 23 में से एक भी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गिराने के लिए कुछ था ही नहीं। और तब एक शांतिपूर्ण शहर में कम से कम 22 निर्दोष नागरिक मारे गए। रूस इस्कंदर मिसाइलों का निर्माण सस्ते में करता है। मतलब आम आदमी के लिए यह फिर भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मिसाइलों की लागत के हिसाब से यह काफी सस्ता है। पश्चिम जवाब देता है। इस सस्ती इस्कंदर मिसाइल के जवाब में वो $4 मिलियन की इंटरसेप्टर मिसाइल से जवाब देता है। यह गणित तो शुरू से ही हारने वाला है, क्योंकि दुश्मन हर बार अपनी इस्कंदर मिसाइल दागकर तुम्हें कंगाल कर देता है। लेकिन फ्रेया को इस तर्क को तोड़ना होगा। फायर पॉइंट पे साफ साफ कहा गया है कि कम कीमत से उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकेगा और तीव्र हमलों की स्थिति में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बड़े भंडार बनाए जा सकेंगे। यानी वहां सिर्फ 3 मिसाइलें बचाकर नहीं रखनी है, एहतियात के तौर पर चलो मान लो कि बात के लिए बचाकर रखें, क्या पता वहां और भी बड़ा हमला हो जाए। नहीं, बल्कि हर रात यूक्रेन पर जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें आती है उन्हें गिराना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फ्रेया कब उड़ान भरेगी। और यहीं पर सबसे उम्मीद जताने वाली बात आती है। विशेषज्ञों के अनुसार तकनीकी समाधान आसान है। यूरोप में मिसाइल प्रणाली बनाने की सभी जरूरी चीजें हैं। यूरोपियों के पास सिर्फ मिसाइल की कमी है, उनके पास अपनी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है। इस स्थिति में यूक्रेन रॉकेट देता है क्योंकि उसके पास इंटरसेप्टर है। नई मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए रडार पहले से ही ज्ञात है, वे पहले से मौजूद है और इन रडारों के प्रोटोटाइप पहले से ही यूक्रेन में टेस्ट किए जा रहे हैं। अब बस इन घटकों को जोड़ने का सॉफ्टवेयर लिखना और लॉन्चर की समस्या सुलझाना बाकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सचमुच बस कुछ महीनों का सवाल है। कंपनी फायर पॉइंट का कहना है कि पूरे कॉम्प्लेक्स का परीक्षण इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि फ्रेया परियोजना में मुख्य रूप से राजनीतिक सवाल हैं, तकनीकी समस्याएं अब तक सुलझ जाती हैं। और यही राजनीतिक सवाल 13 जुलाई की शाम को पेरिस में हल किए जा रहे थे। खुद ज़ेलेंस्की ने कहा कि सिर्फ परीक्षण ही नहीं, बल्कि फ्रेया सिस्टम का पहला इस्तेमाल भी 2026 के अंत से पहले हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने रणनीतिक महत्व को सीधे समझाया। आगे उनकी टिप्पणी। यूक्रेन के पास जितने ज्यादा साधन होंगे रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि व्लादिमीर पुतिन बातचीत की मेज पर बैठेंगे, क्योंकि इस युद्ध में उनका आखिरी तर्क अब काम नहीं करेगा। यही असल बात है, मोर्चे पर रूस फंसा हुआ है। वास्तविकता यह है कि पिछले 1 महीने में, शायद पहली बार नहीं, लेकिन निश्चित रूप से यह उन मौकों में से एक है जब उन्होंने जितना कब्जा किया उससे ज्यादा खो दिया। मतलब इलाकों का नुकसान हुआ है, वे आगे नहीं बढ़ रहे। रूस की अर्थव्यवस्था जल रही है। याद दिला दूं, तेल रिफाइनिंग 2005 के स्तर तक गिर गई है। सोचिए, पुतिन के शासनकाल के लगभग पूरे समय में तेल रिफाइनिंग अभी सबसे निचले स्तर पर है। इस युद्ध में पुतिन के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, जिन्हें वो शांतिपूर्ण शहरों पर दागता है। नागरिकों में डर फैलाना दबाव बनाने का तरीका है, और सर्दी भी आने वाली है, वो इसे जानता है।
अगर व्लादिमीर पुतिन से बैलिस्टिक मिसाइलें ले ली जाए तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। बैलिस्टिक रोधी गठबंधन इच्छुक देशों के गठबंधन की बैठक का एकमात्र नतीजा नहीं है। इमानुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि यूक्रेन को 16 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये 2028-2029 में सेना में शामिल किए जाएंगे। यहां किसी ने हमें पहले यह वादा नहीं किया था तो तुरंत निराश होने की जरूरत नहीं। मैं याद दिला दूं कि पिछले साल नवंबर में फ्रांसीसियों के साथ यह समझौता हुआ था कि 2035 तक यूक्रेन को फ्रांस से कुल मिलाकर 100 राफेल F-4 विमान मिलने चाहिए। इसके अलावा, और ये तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है, फ्रांस यूक्रेन को फ्रांसीसी उच्च परिशुद्धता हथियारों के निर्माण के लिए लाइसेंस दे रहा है। विशेष रूप से एस्टर 30 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो सैम-T एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हैं, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और AASM हैमर गाइडेड एयर बॉम्ब्स। स्कैल्प वही है जो स्टॉर्म शैडो है, बस ब्रिटेन में। ब्रिटिश लाइसेंस के तहत इन्हें स्टॉर्म शैडो कहा जाता है और फ्रांसीसी लाइसेंस के तहत इन्हें स्कैल्प कहा जाता है। अब यूक्रेन खुद ये मिसाइलें बना सकेगा। फ्रांस ने लाइसेंस दे दिया है, कह रहे हैं बनाइए, तैयार कीजिए। और इसमें यूरोप, पता नहीं दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, लेकिन यूरोप अब भी वही पुरानी यूरोप ही है जो हमेशा, आप जानते हैं, इस तरह से बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। वहां वॉशिंगटन में क्या हो रहा है याद है जब हम शोल्स पे कभी हंसे थे? शोल्स, याद है? जर्मनी का वही चांसलर जो यूक्रेन को टैंक देना नहीं चाहता था और कहता था पहले अमेरिका टैंक दे, एब्रम्स, फिर हम लेपर्ड देंगे। पहले अमेरिका मिसाइलें दे, फिर हम देंगे। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, कुछ नहीं बदला। आगे मैं इमैनुएल मैक्रों का उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल उत्पादन की अनुमति देने का फैसला किया है। हमारी तरफ से हमने एस्टर मिसाइलों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन का फैसला किया है। कुछ अन्य देशों ने भी इसी तरह के फैसले लिए हैं। यानी पहले की तरह फिर से चेन रिएक्शन शुरू हो गई है। अमेरिका ने पैट्रियट, फ्रांस ने एस्टर, स्कैल्प और हैमर के लिए लाइसेंस दिया है। और जल्दी हम ऐसी और भी खबरें सुनेंगे, या हो सकता है कि ना सुने। वैसे यहां यह भी मान लेना चाहिए कि कुछ देश चुपचाप लाइसेंस दे सकते हैं। हमें यह बात बाद में पता चलेगी जब कुछ मिसाइलें रूस पर दागी जाएंगी, तब शायद बताया जाएगा कि ये पहले ही यूक्रेन में बनी थी। क्योंकि कभी मान लीजिए 13 जुलाई 2026 को उस देश ने यूक्रेन को लाइसेंस दे दिया था। हर कोई इसे सार्वजनिक रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन अब हथियारों का निर्माता बनता जा रहा है, न कि सिर्फ प्राप्तकर्ता। मैं बताना चाहूंगा कि इच्छुक देशों का गठबंधन अब 37 देशों तक पहुंचा है। पहली बार मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया भी इसमें शामिल हुए हैं। और 70 अरब यूरो की वार्षिक सहायता पर भी चर्चा की गई और उसकी पुष्टि की गई। यही वो है जिस पर नाटो शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। साल 2026 में 70 अरब यूरो और 2027 में भी कम से कम इतनी ही राशि होनी चाहिए। ये बड़ी खबर है। इससे पूर्वानुमानित स्थिति बनती है और आप समझ सकते हैं कि कम से कम किसकी उम्मीद की जा सकती है। याद है पहले यह रामस्टाइन बैठकें होती थी। इन बैठकों में उस समय मार्क मिली बाहर आते थे और कहते थे, तो बताइए किसके पास क्या है? यूक्रेन अपनी जरूरतों की सूची लाया है। यूक्रेन सूची बनाता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मार्क मिली पूछते थे किसके पास है, कौन क्या देगा? कोई पूर्वानुमान नहीं था। हमें समझ नहीं आता था है या नहीं, देंगे या नहीं। अब यहां कुछ निश्चितता आ गई है। हमें साफ बताया गया है आपको हर साल कम से कम 70 अरब यूरो मिलेंगे। यह सिर्फ नाटो की संरचनाओं से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अलग से घोषणा की कि लंदन यूरोपीय सैन्य सहायता ऋण कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जिसकी राशि और 90 अरब यूरो है। और सबसे बड़ी बात, युद्ध विराम के बाद 25 देश अपनी सेनाएं यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हैं। स्टारमर के अनुसार 7 ही देश यूक्रेन के पड़ोसी देशों में इन बहुराष्ट्रीय सेनाओं की तैयारी के लिए अभी से सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। और अगली बैठक इच्छुक देशों के गठबंधन की सितंबर में होगी। पहले मंत्री स्तर पर और फिर ज़ेलेंस्की के अनुसार कीव में नेताओं की बैठक होगी। आगे जारी रहेगा। लेकिन आइए अभी ज्यादा हवा में ना उड़े। क्या गलत हो सकता है?
साफ कहे, फ्रेया सिस्टम का परीक्षण साल के अंत तक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तब तक सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू होगा। प्रोटोटाइप और यूरोप के ऊपर पूरी तरह से ढाल बनने के बीच में महीनों, शायद सालों का फर्क हो सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे यूक्रेन में जल्द शुरू करें। यूरोप इंतजार कर सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो और अगर 1 महीने में यह काम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अब 10 देश हैं, यही समस्या है, जिन्हें फंडिंग, मानकों, कानून, साझा स्वामित्व वगैरह वगैरह पर सहमति बनानी होगी। और यूरोप अपनी नौकरशाही के साथ ऐसे मुद्दों पर, माफ कीजिए, सालों तक चर्चा कर सकता है। फिर भी कुछ बेहद अहम हुआ है जो यूरोप को बदल देगा, मुझे पूरा यकीन है। पहली बार एक ऐसा देश जो युद्ध कर रहा है, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, वो याचक नहीं बल्कि ध्यान दीजिए यूरोपीय रक्षा का वास्तुकार बन गया है। अभी यूरोप यूक्रेन को नहीं बचा रहा है, यूक्रेन यूरोप को वो मिसाइल दे रहा है जो यूरोप के पास नहीं है। जरा सोचिए, क्या आप 2022 में ऐसा सोच सकते थे? मैं नहीं। इस युद्ध का सबसे बड़ा विरोधाभास सुलझ जाता है। कैसे $40 लाख खर्च करना बंद करें एक ऐसी मिसाइल को गिराने में जिसकी कीमत दुश्मन को कुछ पैसे ही पड़ती है? इसका जवाब है यूक्रेनी फ्रीए प्रणाली। अगर फ्रीए उड़ान भरेगा और साल के अंत तक परीक्षण होगा तो व्लादिमीर पुतिन अपने आखिरी तर्क से भी वंचित हो जाएंगे, यानी बैलिस्टिक मिसाइलें जो शांतिपूर्ण शहरों पर दागी जाती हैं। अगर आप उनसे आसमान छीन लेंगे तो बातचीत ही उनका एकमात्र विकल्प रह जाएगा। और ठीक इसी बारे में सोमवार शाम को पेरिस में सहमति बनी। मैं यही रुकता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।